Hi everyone. We have started with the chapter number 3 KTOGR, Kinetic Theory of Gases and Radiation, है ना. शॉर्ट फॉर्म है इसका. हम लोगों ने हमारे हिसाब से नाम दिए. लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का. आइडियल गैस इक्वेशन देखा था. दो फॉर्मेट थे उसके. बेसिक पी वी इक्वल्स टू के टी के फॉर्म में याद रखना था. के रिप्लेस में एन आर या फिर एन के भी डालते थे. बहुत चीज़ें हम लोगों ने उसमें देखी थी. ठीक है. मूविंग ऑन, फर्दर टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ अ गैस. तो बिहेवियर ऑफ अ गैस क्यों देखना पड़ रहा है हमको? टेकिंग विद द सिंपल एग्जाम्पल दैट इज स्टोन. ठीक है. तो स्टोन अगर एक लेते हैं हम लोग और उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्या होगा अगर ऊपर फेंका तो? द स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स इन एयर रीचेज अ सर्टन हाइट. कुछ हाइट तक पहुंचेगा और फिर वही पाथ क्या करेगा? वापस ट्रेस करने वाला है. ठीक है. तो ये तो हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले से पता है. ये सब चीज़ें क्यों कैसा होगा, यही पाथ क्या होने वाला है? ट्रेस करने वाला है. ऐसे ही कुछ तो मोशन दिखाने वाला है. तो मतलब दूसरे जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, उससे मोशन डिसाइडेड है पहले से. बट जब हम लोग गैस मॉलिक्यूल में जाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते बेसिकली मोशन उसका कैसा हो रहा है. क्यों? तो दो फैक्टर्स की वजह से. पहला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं देखता हूँ तो एक नहीं है, पता नहीं कितने, बहुत सारे. सबसे बड़ा इशू ये है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सबका कैसा रहने वाला है? सेकंड पॉइंट, रैंडम मोशन रहने वाला है. एक रफ आइडिया दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रहता है. तो 10 × 10⁻23 पर मीटर क्यूब. मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स जा सकते हैं मॉलिक्यूल्स के? तो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स फिट हो सकते हैं. और हर एक मॉलिक्यूल का कैसा है? रैंडम मोशन है. रैंडम मोशन मतलब जैसे यहाँ पर स्टोन का डिसाइडेड था, अपवर्ड गया तो वैसे ही वर्टिकली क्या होगा? डाउनवर्ड आएगा. बट इधर ऐसा नहीं है, पता नहीं है, किधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं भी जा सकता है, कैसा भी रैंडम मोशन दिखा सकता है. ये दो फैक्टर्स है. तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? तो इससे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वी कांट डिफाइन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स. हम लोग क्या नहीं कर पा रहे? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जो है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर जो एनर्जी है, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग नहीं डिफाइन कर पा रहे प्रॉपरली विद द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. मतलब अब यहाँ पर तो एक स्टोन था, इसके ऊपर स्टडी की है प्रॉपरली, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इतने सारे हैं, तो क्या करना चाहिए? हर एक का फिर क्या करने का? प्रेशर देखने का, हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, ऐसा देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज़माना लग जाएगा, नहीं कर पाएंगे. क्योंकि ये जो भी पैरामीटर्स है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है. ठीक है. बट ये इंडिविजुअली हम लोग नहीं कर पा रहे इसको अप्लाई. तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम लोग ने क्या ले लिया? अजम्पशन ले लिया है. क्या अजम्पशन है हमारा? कि एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ओवर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ गैसेस. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे. एवरेज मतलब क्या? इंडिविजुअली नहीं देखना है इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है. जो भी टर्म्स हमको देखने रहेंगे, जो भी पैरामीटर हमको देखना रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? सबका एवरेज ले लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग फाइनल डिसाइड करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. वापस मैं रिकॉल कर रहा हूँ, एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. हम लोग क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए हमको ओवर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का, एंड रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ गैस. ठीक है. ये क्या था हमारा? बिहेवियर ऑफ गैस का. सिंपल इसमें क्या रखना है हमको याद? कि सिंपल एवरेज लेना है. कोई भी चीज़ रही उसका क्या करेंगे? हम लोग एवरेज ले लेंगे. सर क्यों करना है? क्योंकि दिस हेल्प्स अस टू अप्रोच काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. वरना हम लोग गैस को स्टडी कर पाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. सम पॉइंट्स वी शुड नो अबाउट आइडियल गैस एंड रियल गैस. क्या है आइडियल गैस और रियल गैस? या फिर
आइडियल गैस को रियल गैस में कर सकते हैं क्या, या रियल गैस को आइडियल गैस में, क्या है ये चीज़ों को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज gas obeying ideal gas equation at all pressure and temperature, at all pressure and temperature is an ideal gas। सिंपल, आइडियल गैस किसको बोलेंगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है। बट कहाँ, हर जगह पर, हर प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन ओबे हो रहा है प्रॉपर्ली, तो वो क्या होगा, आइडियल गैस हमें उसे माना जाएगा। ठीक है, तो सर हम लोग बोलते तो है आइडियल गैस, मतलब क्या होता क्या है उसमें आइडियल गैस में बेसिकली, तो इन आइडियल गैस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज एब्सेंट। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, तो कोई मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। डेट इज एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स डज नॉट इंटरैक्ट, वो आपस में क्या हो गए, इंटरैक्ट नहीं होने वाले। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज रियल गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस। अब जो रियल गैस होते हैं उसे हम कन्वर्ट पूरे तरीके से नहीं, बट क्लोज टू, वी कैन ब्रिंग देम क्लोज टू आइडियल गैस। हम लोग नज़दीक, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर है, नज़दीक ला सकते हैं किसके, आइडियल गैस के। कैसे, बाय डिक्रीजिंग द डेंसिटी, या फिर डेंसिटी को क्या करो, लो रखो डेंसिटी को, या फिर प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो, लो प्रेशर करो, या फिर तीसरा हाई टेम्परेचर करो। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक ही चीज़ को रिलेट कर रही है, डैट इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। थोड़ा रिलेट करके देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम। और थोड़ा सोचो ना इस चीज़ के बारे में, रियल गैस मतलब क्या आइडियल गैस मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहे, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूर दूर कर देते हैं ना, दूर दूर करना है बेसिकली। वॉल्यूम क्या करना है, बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएंगे, अपने आप दूर दूर रहेंगे वो। तो अगर डेंसिटी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, डेंसिटी क्या कर दिया, कम कर दिया, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली है, डेंसिटी अगर कम किया तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है बेसिकली। वॉल्यूम बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। सिंपली क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो आइडियल गैस बिहेवियर दिखा रहा है। फिर लो प्रेशर, लो प्रेशर हम लोग को किए ना, हम लोगों ने प्रेशर बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर कम रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपली बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और रैंडम मोशन, दूर दूर चले गए वो लोग आपस से। तो अगर दूर चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। डेट विल लीड टू डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मस्ट बी अबव इट्स लिक्विफेक्शन टेम्परेचर। मतलब जो गैस है ऐसा टेम्परेचर नहीं सेट करना है जिसकी वजह से क्या हो जाए, वो लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, उतना हमको प्रॉपरली टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना रहेगा। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन रियल गैस बिहेवियर इज क्लोज टू आइडियल गैस। एकदम परफेक्टली नहीं हो जाएगा वो कन्वर्ट, जो रियल गैस है आइडियल गैस पे, बट स्टिल दैट विल क्लोज टू, उसका जो बिहेवियर है दैट विल बी क्लोज टू आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस सर्व्स एज अ मॉडल टू डिड्यूस सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल गैसेस। मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं आइडियल गैस जो अवेलेबल है, मतलब हम लोग जो देखते हैं, जो भी गैसेस की स्टडी करते हैं, वो सब तो क्या है, रियल गैस है। बट जो हमारे इक्वेशंस वगैरह जो भी है वो क्या है, किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के। तो हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस के रियल गैस को हम लोग क्या करते हैं, नियर लेके जाते हैं आइडियल गैस के, फिर हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, अपने इक्वेशंस लगाते हैं उसके ऊपर और उसको प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर्ली हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह जो भी करना रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक, दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब क्या, जब मैंने बोला मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन दिखा रहा है तो कैसे, हाउ डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस मूव, कैसे मूव, कैसे है, रैंडम मोशन तो है, बट हम लोग को तो बस बोलने से नहीं चलेगा ना कि रैंडम मोशन हो रहा है करके, कैलकुलेट या फिर कुछ टर्म्स में हमको बताना पड़ेगा। तो शायद से
तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में देखा है, फिजिक्स तो बोल नहीं सकता वरना तुम लोग मेरा ही गला पकड़ोगे। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने देखा था ब्राउनियन मोशन करके, वो तुमको हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए, बट स्टिल मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ क्या है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या कर दिया है, स्टैचू कर दिया है। स्टैचू कर दिया मतलब अब क्या है, मूव नहीं हो रहे बट एक जगह पे रुके हुए, ऐसा बता रहे हैं हम लोग। तो एक कंटेनर के अंदर देख रहा हूँ मैं, तो मॉलिक्यूल्स कैसे ऐसे स्टेशनरी जैसे दिखेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब ये बताने का मकसद क्या था, मोटिव क्या था कि मॉलिक्यूल्स कैसे यूनिफॉर्मली कहीं पर भी डिस्पर्स्ड है वो, ठीक है, हर जगह पर क्या है, प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से वो इतनी जगह पे लोकेटेड है या फिर इतनी जगह पे है, यूनिफॉर्मली हर जगह क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। जो सेकेंड फिगर है, सेकेंड फिगर जो है दैट इज़ टिपिकल पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या किया, इसमें से जूम किया और एक मॉलिक्यूल को खाली मैंने ध्यान दिया, एक मॉलिक्यूल पर फोकस किया और फिर स्टैचू जो था वो रिलीज़ कर दिया। तो वो देख रहा है उसका मोशन कैसा है, तो कैसा भी रैंडम मोशन दिखा रहा है, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ यहाँ यहाँ, कैसे भी रैंडम नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं ना नेमिंग कर देता हूँ, तुम लोग को बाद में हेल्प होगी। ए से बी पे गया, फिर कहीं तो टर्न लेके किधर और चले गया, बी से सी चले गया, फिर सी से डी इधर आया, फिर कहीं तो रैंडमली डी से ई चले जा रहा है। वैसे ही रिस्पेक्टिव क्या दिखा रहा है, मोशन दिखा रहा है। तो टिपिकल पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को पकड़ के क्या देख रहा हूँ मैं, पाथ देख रहा हूँ कैसा वो क्या कर रहा है, ट्रैवल करने वाला है, ठीक है। व्हेन मॉलिक्यूल अप्रोचेस अनदर मॉलिक्यूल देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। क्या होने वाला है, जब भी क्या करता हूँ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है। अब ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन दिखाया है, वैसे ही क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, रैंडम मोशन कंटिन्यूसली चालू है उनका। तो हो सकता है ना, क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नज़दीक जाए, अप्रोच करे एक दूसरे के, तो अगर अप्रोच करेंगे उसकी वजह से क्या आने वाला है, एक रिपल्सिव फोर्स आने वाला है बिटवीन देम। दे बिहेव स्मॉल हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स। सर कैसा, मतलब क्या एग्जाम्पल, तो सुमो रेसलिंग देखे रह गए, वो दो ऐसे आते और आपस में अचानक से सर टकराते, ठीक है। तो जब वो टकरा रहे, दो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन दिखा के अगर आ रहे, तो उनमें क्या होने वाला है, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है, तो उसके वजह से वो लोग बिहेव कैसा कर रहे हैं, स्मॉल हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल, ऐसा वो बिहेवियर उनका देखने को मिलेगा। There is elastic collision between molecules as well as with the wall of container. इलास्टिक कोलिजन कहाँ पर, ये मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो उनमें क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन रहेगा। ज़रूरी है सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही आपस में टकराए, नहीं, वो जो कंटेनर है जिसके अंदर वो लोग कंटेंट है, उसका जो वॉल है उससे भी जाके क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं ना। तो उनसे भी जब वो टकरा रहे तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगा, जो कोलिजन रहेगा वो क्या रहेगा, इलास्टिक कोलिजन। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन, मतलब वहाँ पर लॉस कुछ नहीं होने वाला है, मोमेंटम जो क्रिएट होता है उसके से लॉस, एनर्जी लॉस कुछ नहीं होगा, जितना एनर्जी से गया उतनी एनर्जी से वापस आने वाला है, कुछ लॉसेस नहीं देखने वाले हैं यार। ये वन ऑफ द अजम्पशन है, ठीक है। आगे हम लोग इसको देखने ही वाले वापस। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एब्रप्टली। मतलब क्या, स्पीड क्या होगा, स्पीड और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता चल गया, कैसा टकरा रहा है तो रैंडमली टकरा के किधर से भी किधर जा सकता है ना, ठीक है। इधर से टकराया इधर चले गया, फिर टकरा के इधर, इधर रैंडम मोशन दिखा रहा है। तो स्पीड एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंजेस एब्रप्टली। एब्रप्टली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन बिटवीन two successive collisions molecules move along straight path with constant velocity। क्या इंडिकेशन है इसका, कि यहाँ से ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो किसके बारे में बात हो रही है, ए से बी तक या फिर बी से सी तक, इतनी के बारे में बात हो रही है। क्या बोल रहा है, इन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ से बी, ए से बी तक गया तो वहाँ पर क्या हुआ, एक कोलिजन हुआ,
कोलिजन होने के बाद बी से सी जा रहा है, वहाँ पे क्या हुआ, दूसरा कोलिजन। तो मैं कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, बी से सी, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन मतलब ये पहला और ये क्या है, दूसरा। तो टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स मूव अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कैसा पाथ ट्रैवल करेगा, वो स्ट्रेट, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं जाएगा, वहाँ पर स्विंग नहीं होगा, वैसा टर्न होते हुए जाए या फिर बाउंसर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब बी से सी जाते वक्त ना ही उसका पाथ चेंज होगा, ना ही क्या होने वाला है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है सर, तो फिर ए से बी और फिर जब बी से सी देखेंगे वहाँ पर चेंज होगा। हाँ दोनों, यहाँ पर भी हो सकता है ए से बी फट से चला गया, यहाँ से थोड़ा स्लो जा रहा हो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है। बट बी से सी जब जा रहा है तो यहाँ पर किधर भी चले जाओ तो वहाँ पर वेलोसिटी सेम रहेगी। समझ रहा है मेरा पॉइंट। वेरिएशन कहाँ पे होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पे शायद वेलोसिटी अलग देखने को मिले, बट टू सक्सेसिव कोलिजन के अंदर हमको वेलोसिटी क्या दिखेंगी, कांस्टेंट। ऑल्सो जो पाथ जो ट्रैवल होगा वो कैसा रहने वाला है, स्ट्रेट पाथ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है सर, फिर ये इतना रैंडम मोशन वगैरह दिखा रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो है मीन फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्डा, जो हमें देखना है कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं प्रॉपर मीन फ्री पाथ का। डेफिनेशन इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सिंपली वही चीज़ है, ए से बी तक का जो था डिस्टेंस, उसको हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में कितना वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस बोल रहे हैं ना हम लोग, मतलब ए से बी में देखा कितना है, बी से सी में देखा कितना है, सी से डी में, ऐसा पूरा कितना उसने ट्रैवल किया, वो मीन फ्री पाथ था, और उसका क्या निकाल लिया हम लोगों ने, एवरेज निकाल लिया। देख एवरेज वर्ड आ रहा है, याद है? पैरामीटर्स जो थे हम लोग को लेना था, एक मॉलिक्यूल का नहीं देखना है, सब मॉलिक्यूल्स का लेना है, तो फिर क्या लेते थे हम लोग, एवरेज लेते थे। सेम कंसेप्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। यहाँ पर जो है वो एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। फॉर्मूला कुछ है उसका, हाँ, फॉर्मूला इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में n अपॉन वी। अभी फॉर्मूले के हर एक टर्म समझते हैं हम लोग अच्छे से। द फर्स्ट टर्म इज लैम्डा। लैम्डा क्या हो गया, मीन फ्री पाथ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये n अपॉन वी। ये n अपॉन वी क्या है, डैट इज डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सर हम लोग ने तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है ना पढ़े, बट यहाँ पर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम है। सर कैसे, बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो उसमें हम लोग मुंबई इज़ क्वाइट डेंसली पॉपुलेटेड, तो कैसे करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पर्सन्स को देखते थे, एक नंबर ऑफ पीपल, इतनी जगह में कितने लोग रह रहे, तो जितने ज़्यादा लोग रह रहे छोटे से जगह में, उतनी ज़्यादा क्या रहते थे, डेंसली पॉपुलेटेड। सेम कंपैरिजन, सेम यहाँ पर रिलेट करो, एक कंटेनर में गिवन वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब तुम लोग रिलेट करो इसे मीन फ्री पाथ से। मीन फ्री पाथ में देखो, अगर डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है काफ़ी, तो क्या होगा, मोर विल बी द कोलिजन ज़्यादा हो गए। अगर कोलिजन ज़्यादा हो रहे तो स्मॉलर विल बी लैम्डा। सोचो थोड़ा इसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स नज़दीक है, ठीक है, तो जब कोलिजन होने जाएगा तो बहुत जल्दी कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे और जल्दी होगा, जिसकी वजह से जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। स्मॉलर विल बी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये चीज़ समझी पक्का? आगे देखो डी, ये जो डी है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉलर द साइज ऑफ डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, लेस चांस ऑफ कोलिजन, लार्जर इज मीन फ्री पाथ, दैट इज लैम्डा। अगर क्या करेंगे, जो डायमीटर है वो छोटा है, थोड़ा इमेजिन करो, सोचो, डायमीटर छोटा है तो कोलिजन जल्दी होगा क्या, नहीं होगा। अगर बड़ा है डायमीटर तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी होगा।
देखो ना, तुम लोगों ने मार्बल्स खेले कभी? मार्बल्स में दो वेरिएशन रहते हैं, एक छोटा साइज़ और एक बड़ा साइज़ का आता है। तो अगर छोटे साइज़ से खेलते हैं तो जल्दी नहीं लगता है, हिट करते हैं तो। छोड़ो, क्रिकेट बॉल लो, उन दोनों दो रैंडम बॉल्स लो और दूर से हिट करने को ट्राई करो, प्रोबेबिलिटी कम है हिट होने की। मगर दो फुटबॉल लो, फुटबॉल को दूर से ट्राई करो हिट करने को, जल्दी क्या हो जाएगा, हिट हो जाएंगे। वही टर्म्स यहाँ पे रिलेट करता हूँ। अगर साइज़ छोटा है तो कोलिजन क्या होगा, जल्दी नहीं होगा, बट बड़ा साइज़ रहा तो कोलिजन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इफ़ साइज इज़ लेस, चांस ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम लोग डी नहीं लेंगे, डी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि सिर्फ डायमीटर नहीं, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लैम्डा इट डिपेंड्स ऑन दी मीन फ्री पाथ, दैट इज डिपेंडिंग ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब एरिया फैक्टर आ रहा है, बेसिकली पूरा सरफेस एरिया फैक्टर आ रहा है, इसलिए हम लोग डी स्क्वायर ले रहे हैं, सिर्फ डी नहीं ले रहे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, √2π। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1/√2π डी स्क्वायर n/v। सब टर्म्स अच्छे से समझ गए, पूरे टर्म्स क्लियर हैं। इसके आगे हम लोग को काफ़ी चीज़ें और देखनी है। होमवर्क है तुम लोगों को पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 3.1, ये होमवर्क है, ये तुम लोगों को करके आना है। ठीक है, पेज नंबर 58 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 3.1। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।